बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। थर्ड ईयर हम लोगों ने आज जो टॉपिक करना है वो है प्रेसिपिटेशन, जिसको उर्दू में रेजिश कहते हैं। ये हम लोगों ने जो है वो पूरे का पूरा जो है वो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था, जिसके मुख्तलिफ प्रोसेस थे, और ये एंड इसका होगा कि किस तरह से ये तमाम के तमाम, यानी हम लोगों ने किया था ये ह्यूमिडिटी से शुरू, कि हवा में नमी कहाँ से आती है। तो उसको आप हम लोगों ने डिस्कस किया कि ह्यूमिडिटी किसको कहते हैं। उसमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को आपने देखा, फिर आपने उसमें जो है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को मेजर करने के जो है वो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स का किया। फिर इसके बाद ये देखा कि हवा में ये ह्यूमिडिटी आती कहाँ से है, तो वो एवेपोरेशन को हमने डिस्कस किया। एवेपोरेशन से जो नेक्स्ट स्टेप आया वो था हवा का सैचुरेट होना, कि हवा सैचुरेट कैसे होती है। जब हवा सैचुरेट हो जाती है तो उसमें नेक्स्ट प्रोसेस होता है कंडेंसेशन। उसके बारे में हमने पढ़ा कि कंडेंसेशन में क्लाउड्स कैसे बनते हैं। तो नेक्स्ट जो अब स्टेप आएगा कि क्लाउड से ज़मीन के ऊपर जो पानी बुहारात बनकर ज़मीन से ही उड़ के गया हुआ था, वो जब मुख्तलिफ़ सूरतों में ज़मीन के ऊपर आकर गिरता है तो डैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। ठीक है। इसकी जो एक सिंपल डेफिनेशन आती है वो ये आती है कि फॉल ऑफ द मॉइस्चर इन एनी फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। यानी वही पानी जो कि बुहारात की सूरत में उड़ के एटमॉस्फेयर की लेयर में गया है और फिर उसने उस एयर को सैचुरेट किया है, फिर उसमें कंडेंसेशन हुई है, उसे क्लाउड्स बने हैं। तो अब इन क्लाउड्स में जो मौजूद वाटर वेपर्स हैं वो ज़मीन पर प्रेसिपिटेशन की सूरत में कैसे जो है वो गिरते हैं। अब इधर आपने दो बातें जहन में रखनी है कि प्रेसिपिटेशन या रेजिश के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो जो आबी बुहारात हैं उनका एक ख़ास साइज़ जो है वो जो है वो एक ख़ास साइज़ उनका डेवलप हो, क्योंकि वो साइज़ में इतने छोटे होते हैं ये वाटर वेपर्स कि ये हवा के साथ फ्लोट करते रहते हैं एटमॉस्फेयर में इधर से उधर। तो इनको ज़मीन पर गिनने के लिए जो है वो इनका एक ख़ास साइज़ होना जो है वो ज़रूरी है। यानी जब ये इतने वज़नी हो जाएं कि हवा की लेयर उनको ना उठा सके तो तब वो ज़मीन पर गिरते हैं, अदरवाइज़ वो फ्लोट होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में। तो उनको एक ख़ास जो है वो साइज़ में आने के लिए दो प्रोसेसेस हैं जिनको डिस्कस किया जाता है कि किस तरह से वो वाटर वेपर्स जो हैं वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ज़मीन पर गिरें। तो वो वन इज़ कॉल्ड दी आइस क्रिस्टल प्रोसेस एंड अदर इज़ कॉल्ड दी कोलियंसिस प्रोसेस। अब जो आइस क्रिस्टल प्रोसेस है और जो कोलियंसिस प्रोसेस है इनको मैं डिस्कस करती हूँ वन बाय वन। तो जो आइस क्रिस्टल प्रोसेस है इसको सबसे पहले टी बर्जियन एक था, साइंटिस्ट था, उसने इसकी निशानदही की थी इन 1930। और उसने ये कहा कि जो वाटर वेपर्स मौजूद हैं एटमॉस्फेयर में वो आइस क्रिस्टल प्रोसेस की वजह से जो है वो आपस में मिलकर एक बड़े कतरे की सूरत इख्तियार करते हैं। तो आइस क्रिस्टल प्रोसेस का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर की लेयर्स में जो आइस नीडल्स हैं, यानी बर्फ़ की जो कलमें हैं, वो इन बाकी वाटर वेपर्स के लिए न्यूक्लियाई का काम करती हैं। और न्यूक्लियाई का मतलब ये होता है कि वो उनके लिए मरकज़े का काम करती हैं, कि वाटर वेपर्स उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। जिस तरह से मैंने आपको एटमॉस्फेयर वाले चैप्टर में बताया था कि जो स्मोक पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो भी न्यूक्लियाई का काम करते हैं। तो जो आइस क्रिस्टल प्रोसेस है इसमें जो आइस नीडल्स एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं वो न्यूक्लियाई का काम करती हैं, और वाटर वेपर्स जो हैं वो उन आइस क्रिस्टल्स के इर्द गिर्द इकट्ठे होकर एक ड्रॉप की सूरत इख्तियार करते हैं, और वो इतने वज़नी हो जाते हैं कि फिर एटमॉस्फेयर की लेयर्स उनको अपने अंदर रख नहीं सकती, यानी उनका वज़न सहा नहीं सकती, तो वो फिर ज़मीन पर गिरते हैं। तो इन द फॉर्म ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो इसको हम कहते हैं आइस क्रिस्टल प्रोसेस। और आइस क्रिस्टल प्रोसेस ज़्यादातर मिडल एल्टीट्यूड और जो आपके समझ लें कि ठंडे इलाके हैं उनमें ये प्रोसेस होता है। जो दूसरा प्रोसेस है डैट इज़ कॉल्ड दी कोलेंसिस प्रोसेस। इसको उर्दू में कहते हैं अलहाकी अमल। अलहाकी जैसा कि लफ्ज़ से ही नज़र आ रहा है, अलहाक का मतलब होता है मुख्तलिफ़ चीज़ों का आपस में मिल जाना, उसको अलहाक कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ये वाले इंस्टीट्यूशंस का पंजाब यूनिवर्सिटी से अलहाक है,
तो उसका मतलब ये होता है कि ये इंस्टीट्यूशंस पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ मिले हुए हैं, इनको पंजाब यूनिवर्सिटी डिग्री इशू करती है। तो इसी चीज़ को जहन में रखें कि इल्हाकी अमल या कोलियंसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि इसमें 2, 4, 5, 6 चीज़ें आपस में मिल जाती हैं। तो ये प्रोसेस होता है ज़्यादातर इक्वेटर के करीब के इलाकों में, जहाँ पर आइस नीडल्स मौजूद नहीं होती ज़्यादा दर्जा हरारत की वजह से। तो वहाँ पर ये जो फ्लोट कर रहे होते हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट वाटर वेपर्स, ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, जिसको हम इल्हाकी या कोलियंसिस प्रोसेस कहते हैं। और ये मिलकर एक वाटर ड्रॉप की सूरत इख्तियार करते हैं और फिर उनका वज़न इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो एटमॉस्फेयर की लेयर में नहीं समा सकते, तो वो ज़मीन पर फिर जो है वो गिर जाते हैं। तो आप समझ लें कि आइस क्रिस्टल प्रोसेस ठंडे इलाकों में होने वाला अमल है, और जो कोलियंसिस प्रोसेस है ये उन इलाकों में होने वाला अमल है जो कि इक्वेटर या ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं, जहाँ पर ज़्यादा ठंड जो है वो नहीं होती है। ठीक है, अब क्या हुआ अगर हम इसका पूरे का पूरा एक करें, स्टेप बाय स्टेप देखें, तो हवा ज़मीन से उड़ने वाले वाटर वेपर्स ऊपर गए, उन्होंने हवा को सैचुरेट किया, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, जिसके नतीजे में क्लाउड्स बने। उन क्लाउड्स में भी या आइस क्रिस्टल प्रोसेस हुआ या कोलियंसिस प्रोसेस हुआ। उसके नतीजे में वो वाटर वेपर्स जो हैं एक वाटर ड्रॉप की सूरत इख्तियार किए, और वो वाटर ड्रॉप ही ज़मीन पर मुख्तलिफ़ सूरतों में गिरा। तो दिस इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। नो द नेक्स्ट इज़ द फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। अब फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन का मतलब होगा कि आइस क्रिस्टल प्रोसेस से या कोलियंसिस प्रोसेस की वजह से, कंडेंसेशन के अमल की वजह से, जब वो वाटर वेपर्स जो हैं वो एक पानी के बड़े कतरे की सूरत इख्तियार कर गए हैं, और जब वो ज़मीन पर किसी भी सूरत में गिरते हैं, जैसे कि आपकी बुक में डेफिनेशन है, द फॉल ऑफ द मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इन एनी फॉर्म इज़ कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन। तो अब वो फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, यानी वो जो वाटर वेपर्स उड़ के एटमॉस्फेयर में गए हैं, वो ज़मीन पर जब दोबारा से आते हैं तो वो यहाँ बर्फ़ की सूरत में आ सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड द स्नो, या ग्लेस की सूरत में आ सकते हैं, या ड्यू की सूरत में, या फॉग, हेल, रेनफॉल, स्लीट, आइस नीडल्स, मिस्ट, फ्रॉस्ट, ड्रिजल। तो दीज आर ऑल दी टाइप्स ऑफ दी या फॉर्म्स ऑफ दी प्रेसिपिटेशन के इन तरीक़ों से वो उड़ा हुआ पानी जो वाटर वेपर्स की सूरत में गया है, वो इन तरीक़ों से दोबारा से लौट कर जो है वो ज़मीन पर आता है। अब जो ठंडे इलाके होंगे वहाँ पर ये पानी जो है वो स्नो की सूरत में, ग्लेस की सूरत में, हेल की सूरत में और आइस नीडल्स की सूरत में आएगा। जो गर्म इलाके होंगे वहाँ पर ये ज़्यादातर बारिश की सूरत में आएगा। तो इसमें जो रेन है या बारिश है वो मेन बड़ा टॉपिक आप पढ़ेंगे आगे जाके, और बाकी ये जितनी भी फॉर्म्स हैं इनकी सिर्फ डेफिनेशंस या थोड़ा सा इनको डिस्क्राइब किया गया है। मेन फोकस प्रेसिपिटेशन में जिस चीज़ पे डाला गया है डैट इज़ दी रेनफॉल। इसमें हम रेन के टॉपिक को आगे जाके, या आप अपनी बुक में भी देखें तो रेन के टॉपिक को आगे जाके हम बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और बाकी की ये जो टाइप्स हैं या फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन है, इनको सिर्फ हमने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है या डिफ़ाइन किया हुआ है कि ये क्या हैं। तो ये वन बाय वन देखते हैं कि इनको किस तरह से डिफ़ाइन या डिस्क्राइब किया गया है। इसमें सबसे पहले है स्नो। तो स्नो जो है वो उन इलाकों में होगी जहाँ पर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक प्रोसेस होता है कि आबी बुहारा जो हैं वो बराह रास्त मुंजमद होकर बर्फ़ की कलमों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। डैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड द सब्लिमेशन। तो इस तरह जो आपके ज़्यादातर स्नो लाइन एरियाज़ के इलाके हैं वहाँ पर ही हमेशा प्रेसिपिटेशन स्नो की सूरत भी आपको नज़र आती है। सेकंड इज़ कॉल्ड दी ग्लेज़, जिसको उर्दू में हम कहते हैं तजला, जंदरा, जिस तरह से आम घरों में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जी, तजला या जंदरा पड़ा है। अब उसमें क्या होता है कि ये उन इलाकों में तजला जो है वो आपको ज़्यादा नज़र आता है, ग्लेज़ ज़्यादा नज़र आता है, जो कि बाकी लैंड एरिया से ठंडे इलाके हैं। मिसाल के तौर पर दरख्त, खेत, बिजली के तार, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ज़मीन की निस्बत जो हैं वो ज़्यादा ठंडी होती हैं। तो ऊपर से जो बारिश जो है वो कतरों की सूरत में आ रही होती है, तो जब ज़मीन की इन सतहों पर दर्जा हरारत उसको कम मिलता है, तो ये बारिश के जो कतरे ऊपर से आ रहे होते हैं ये
ठंडी सतह पर जब गिरते हैं तो ये बुरबुरी सी बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। ये बिल्कुल स्नो की तरह की नहीं होती, बल्कि ये बुरबुरी सी बर्फ़ की सूरत होती है। जैसे आपके फ्रीज़र में बुरबुरी सी बर्फ़ आपको नज़र आती है फ्रीज़र के ऊपर वाली छत पे या साइड पर, तो ये बिल्कुल इसी तरह से जो है वो तजले की सूरत जो है वो होती है। और ये ज़्यादातर आपको सतह ज़मीन के करीब उन जगहों पर नज़र आता है जो कि बाकी सतह से जो हैं वो थोड़े जो हैं वो ठंडे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खेत हो गए या सब्ज़ा हो गया, पत्ते हो गए, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाकी लैंड एरिया से जो होती हैं वो कतरे जो हैं वो ठंडी होती हैं। आपके सहन में लगी हुई बिजली की तार जिसके ऊपर आप कपड़े डालते हो वो, या लोहे की तार, या लोहे की कोई टूटी शूटी जो होती है, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर जो है ये आपको नज़र आता है। इसके बाद है स्लीट, जिसको हम कहते हैं बर्फ़ोबारा। ये आपने अक्सर ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई दफ़ा हम जो है तकरीबन ये हम सब ने ऑब्ज़र्व किया होता है कि बारिश के साथ साथ बीच में कुछ ओले भी गिरते हुए नज़र आ रहे होते हैं। तो ये इस तरह से होता है कि ऊपर से जो भी पानी प्रेसिपिटेशन की सूरत में आ रहा होता है वो यानी पानी के कतरे जो होते हैं इसमें एक कतरे गर्म हवाई तह में जो हैं वो बनते हैं, और रास्ते में जब कोई ठंडी तह में से गुज़रते हैं तो इनमें से बहुत से पानी के कतरे जो है वो जमकर बर्फ़ की सूरत इख्तियार कर जाते हैं। तो ज़मीन पे जब वो गिर रहा होता है तो वो पानी और पानी मीन यानी बारिश और बर्फ़ दोनों का मिक्सचर जो है वो ज़मीन के ऊपर गिरता हुआ नज़र आता है। यानी बारिश हो रही होती है और बीच में जो है वो स्नो फ्लेक्स भी गिर रहे होते हैं, तो इसको हम बर्फ़ोबारा या स्लीट कहते हैं। देन दी आइस नीडल्स जो होती हैं ये बर्फ़ की छोटी छोटी कलमें या क्रिस्टल्स होते हैं, और ये हवा में तैरती हुई नज़र आती हैं, और बहुत कम टेम्परेचर वाले इलाकों में ये तश्कील पाती हैं। जो ज़्यादा सर्द इलाके होते हैं वहाँ पर ये आपको प्रोसेस नज़र आता है। आम ये आपको जिस तरह से हम जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ पर ये आइस नीडल्स नहीं आपको नज़र आती हैं। इसके बाद है ड्यू आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा, और ड्यू जो है ये आम तौर पर आपको अगेन ये जो कतरे ठंडी जगह होती हैं ज़मीन के ऊपर वहाँ पर आपको नज़र आता है, जैसे घास के ऊपर, पत्तों के ऊपर, बिजली के तारों के ऊपर, या आपके जो लोहे की कोई कुर्सी पड़ी हुई हो आपके लॉन पे, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि लैंड एरिया के निस्बत ज़्यादा ठंडी होती है वहाँ पर आपको जो हैं वो ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो नज़र आती हैं। और ये सारी ड्यू ड्रॉप्स जो हैं वो आप सब ने ऑब्ज़र्व ज़रूर की होंगी किसी ना किसी सूरत में। अब इसमें भी क्या होता है, ड्यू बनने के लिए भी क्या होता है, दिन छोटे और रात लंबी होना ज़रूरी है कि ज़मीन ने उतनी हरारत दिन में नहीं एब्ज़ॉर्ब की होती जितनी लंबी रात उसको मिल जाती है उस हरारत को रिलीज़ करने में, जिसके नतीजे में ज़मीन के करीब की हवा ठंडी हो जाती है। ठंडी होकर उसमें प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होता है, क्लाउड फॉर्मेशन होती है, प्रेसिपिटेशन होती है, और ये प्रेसिपिटेशन जो है वो जब उसमें से यानी उन क्लाउड्स में से आइस क्रिस्टल प्रोसेस या कोलियंसिस प्रोसेस की वजह से जब बारिश बरसती है तो वो करीब की ठंडी जगहों पर जो है वो पानी के नन्हे नन्हे कतरों की सूरत में जो है वो गिरी हुई आपको नज़र आती है। घास, दरख्तों के पत्तों, पत्थरों या सलाहों वगैरह पर ये जो है वो आपको नज़र आती है। देन द मिस्ट और फोग, ये दोनों चीज़ें जो हैं वो सर्दियों में आप ऑब्ज़र्व करेंगे इसी मौसम में। अब इसमें ये होता है दोनों सूरतों में कि ज़मीन के करीब की हवा, यानी आपको शुरू में ये बताया है मैंने कि ये सारा प्रोसेस कैसे शुरू होता है कि इसमें हवा का सैचुरेट होना ज़रूरी है, और हवा दो तरीक़ों से सैचुरेट होती है। या तो हवा में मैक्सिमम वाटर ड्रॉप्स आ जाए तो वो यानी उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 100% हो जाए तो हवा सैचुरेट होगी, या दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हवा का टेम्परेचर कम कर दिया जाए कि उसमें जितने वाटर वेपर्स मौजूद हैं वो उस टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेट हो जाए। मिसाल के तौर पर एक हवा समझें सैचुरेट होती है कल ने चलें जी हम कहते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो तो इस टेम्परेचर पर हवा सैचुरेट हो जाती है। ठीक है, एक पार्सल ऑफ एयर या वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर सैचुरेट हो जाता है।
अब 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर या तो जितने उसमें वाटर वेपर्स हैं, मिसाल के तौर पर समझ लें कि उसमें 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर हवा में 50 अगर वाटर वेपर्स हैं तो डैट इज़ अ सैचुरेट एयर। अब यहाँ तो ये दोनों आइडियल कंडीशंस उसको मिले हवा को कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसमें 50 ड्रॉप्स हैं तो डैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन। लेकिन अगर हमें 50 ड्रॉप्स नहीं मिलते 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर के ऊपर, तो हवा के टेम्परेचर को कम कर दिया जाए, यानी उसको 13 या 12 कर दिया जाए, तो वो 50 की बजाय हो सकता है 30 वाटर ड्रॉप्स के ऊपर सैचुरेट हो जाए। तो इसका मतलब है कि हवा को सैचुरेट दो तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो उसमें मैक्सिमम वाटर ड्रॉप्स डाल दिए जाए या उसके टेम्परेचर को कम कर दिया जाए। तो सर्दियों में ये आइडियल कंडीशन मिल जाती है कि ज़मीन के करीब की हवा जो होती है वही टेम्परेचर कम होने की वजह से सैचुरेट हो जाती है, यानी उस हवा को बुलंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीन टू से बुलंद करने का मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर कम करने के लिए हम हवा को बुलंद करते हैं। तो सर्दियों में नीचे वाली हवा का ही टेम्परेचर इतना कम हो गया होता है क्योंकि दिन छोटे होते हैं, रातें बड़ी होती हैं और धुंध और फॉग आपको नज़र भी सर्दियों में तब आती है जब सनी डेज़ नहीं होते। ठीक है, सनी डेज़ ना होने की वजह से क्या होता है कि दिन में और रात के टेम्परेचर में बहुत कम डिफरेंस होता है, जिसकी वजह से ज़मीन बहुत हद तक ठंडी हो जाती है सनी डेज़ की बजाय। यानी सनी डेज़ में फिर भी ज़मीन को ठंडा होने में थोड़ा टाइम लगता है, जिन दिनों में सनी डेज़ नहीं होते तो ज़मीन को बहुत कम वक्त में ही वो बहुत ठंडी हो जाती है। अब जब उसके करीब की हवा ठंडी हो जाती है तो वो बुलंद होने से पहले ही सैचुरेट हो जाती है। पहले ही सैचुरेट होने की वजह से उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस होगा, जिससे उसमें क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन होगी इन द फॉर्म ऑफ दी वाटर वेपर्स। तो ये जो क्लाउडीनेस है या फॉग है, डैट इज़ एक्चुअली द कंडेंसेशन प्रोसेस जो कि ज़मीन पर बहुत ऊंचाई पर होने की बजाय ज़मीन के करीब ही हो गया है। कभी आप धुंध में आपने ऑब्ज़र्व किया है कि अगर हम धुंध में चलें तो आपको लिटरली अपने सर के ऊपर या अपने कपड़ों के ऊपर वाटर ड्रॉप्स गिरते हुए नज़र आते हैं, बल्कि जब धुंध झटती है तो वो जगह गीली हो जाती हैं ज़मीन पर, ऐसे लगता है जैसे बारिश हो रही है। कभी आप धुंध में चल के देखें तो बाकायदा आपको फ़ील हो रहा होता है कि जैसे बारिश के कतरे आपके ऊपर जो हैं वो पड़ रहे हैं। तो डैट इज़ एक्चुअली द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। तो लेकिन ये क्या है कि ये बुलंदी पर होने की बजाय ज़मीन के करीब हुआ है, तो वो जो आपको धुंध नज़र आ रही होती है वो एक्चुअली क्लाउड्स है, वो कंडेंसेशन प्रोसेस है। तो डैट इज़ कॉल्ड द मिस्ट, और फॉग भी उसी की टाइप है। मिस्ट एंड फॉग में ये फ़र्क होता है इन दोनों चीज़ों में कि जब विजिबिलिटी का, यानी जो आई थिंक मिस्ट है उसमें विजिबिलिटी फिर भी ज़्यादा होती है, जो फॉग होती है उसमें विजिबिलिटी कम होती है, यानी ज़्यादा थिक किस्म की जिस दिन आपको क्लाउडीनेस नज़र आती है ज़मीन के ऊपर, तो डैट इज़ कॉल्ड दी फॉग। अब फॉग की आपकी बुक में आगे से मज़ीद दो दो टाइप्स ही हैं, रेडिएशनल फॉग और एडवेक्शनल फॉग। अब इनमें क्या फ़र्क है? रेडिएशनल फॉग का मतलब है, जैसे कि इसके नाम से शो हो रहा है, रेडिएशन का मतलब होता है सूरज से आने वाली शुआएं, उनको हम रेडिएशंस कहते हैं, तो उसी से इसको रेडिएशनल फॉग का नाम दिया गया है। यानी दिन और रात के टेम्परेचर के डिफरेंस की वजह से जब फॉग पैदा होती है तो दिस इज़ कॉल्ड द रेडिएशनल फॉग। अगेन वही बात के जो एक पूरा प्रोसेस है, जैसे मैंने आपको बताया कि दिन के वक्त ज़मीन ने हरारत को एब्ज़ॉर्ब किया है, रात को उसने रिलीज़ करना है, तो दिन छोटे और रात लंबी होने की वजह से उसको दिन में इतना टाइम नहीं मिला उसको एब्ज़ॉर्ब करने में हीट को, जितना कि उसको रिलीज़ करने का टाइम मिला है। जैसे आपने एक चूल्हे के ऊपर एक बर्तन में पानी चढ़ाया हुआ है, ठीक है, तो जैसे आजकल गैस कम है, ऐसे ही सूरज की हीट भी आजकल कम है, तो उस पानी को गर्म होने में बहुत देर लगती है, ऐसे ही ज़मीन को आजकल गर्म होने में बहुत देर लगती है। और अगर आप बर्नर ऑफ़ करते हैं, यानी सूरज ग़ुरूब हो जाता है जल्दी, तो वो जो बहुत कम अभी गर्म हुई है ज़मीन, उसको ठंडा होने के लिए बहुत लंबी रात मिल रही है। तो इससे क्या होता है कि ज़मीन के करीब की हवा जो है वो ठंडी हो जाती है, उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ और उसमें फॉग बनी। इस तरीके से जो फॉग बनती है उसको हम रेडिएशनल फॉग कहते हैं। एडवेक्शनल फॉग कैसे बनती है कि ये हवा
एडवेक्शनल फॉग, हाँ जी, एडवेक्शनल फॉग तब बनती है जब गर्म और सर्द हवा आपस में मिलती है। जैसे आपके बाथरूम में आप गर्म और ठंडे पानी की टूटी इकट्ठी खोलें तो आपके पूरे बाथरूम में फॉग पैदा हो जाती है। बिल्कुल एडवेक्शनल फॉग भी जो है वो हवा में ऐसे ही बनती है। तो जब गर्म और ठंडी हवा आपस में मिलती है तो उससे एडवेक्शनल फॉग बनती है। अब गर्म और ठंडी हवा कैसे मिलती है कि जो इक्वेटर के करीब के इलाके हैं वहाँ की गर्म हवा और पोलर एरिया से आने वाली ठंडी हवा ये आपस में मिलती हैं और ये ख़ास जगह होती हैं जहाँ पर एडवेक्शनल फॉग जो है वो पैदा होती है। आमतौर पर समंदरों में गर्म और सर्द हवाओं के मिलने की वजह से जो है वो ये फॉग पैदा होती है। जैसे जिन बच्चों ने सेकेंड ईयर में जोग्राफ़ी पढ़ी है उन्होंने करंट्स के चैप्टर में पढ़ा होगा गल्फ़ स्ट्रीम कि एक गल्फ़ स्ट्रीम है जो कि पैदा होती है आई थिंक पैसिफिक ओशन में, और एक उसी ओशन में पैदा होने वाली करंट है लेब्राडोर करंट। इसमें से जो गल्फ़ स्ट्रीम वाली करंट होती है ये होती है गर्म पानी की करंट, और जो लेब्राडोर है वो ठंडे पानी की करंट है। इन दोनों करंट्स के आपस में मिलने के वजह से, करंट्स का मतलब होता है पानी, समंदर के पानी में ये पैदा होती हैं वेव्स की सूरत में। समझे कि एक ठंडे पानी की वेव है, गर्म पानी की वेव है। इन दोनों वेव्स के मिलने की वजह से उस पूरे एरिया में जो है बहुत धुंध होती है, और अक्सर जो सर्कम नेविगेटर्स होते हैं, जो शिप चलाते हैं, तो वो इस फॉग की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी पैदा होती है। अक्सर औकात वो रास्ते से भटक भी जाते हैं। इसको समझने के लिए बेस्ट यही एग्जांपल होती है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर देती हूँ कि आप अपने बाथरूम में गर्म और ठंडे पानी वाली दोनों टूटियाँ खोलें, नीचे टब लगा दें। उस टब में ठंडा और गर्म पानी जब मिलता है तो ज़रा 5-6 मिनट के बाद ऑब्ज़र्व करें तो पूरे बाथरूम में आपको फॉग ही फॉग जो है वो मिलती है। तो दिस इज़ सेम फिनोमिना इन दी एटमॉस्फेयर कि गर्म और ठंडी हवा के मिलने से या गर्म और ठंडे पानी यानी हवा आपके एटमॉस्फेयर में गर्म और सर्द हवा के मिलने से और समंदरों में गर्म और ठंडे पानी के मिलने से ये जो फॉग पैदा होती है इसको हम एडवेक्शनल फॉग कहते हैं। दैन दी फ्रॉस्ट, फ्रॉस्ट को हम आम ज़बान में कहते हैं पाला या कक्कर। ठीक है, अब ये जो पाला है ये भी जो है ये सर्दियों में बनने वाली एक चीज़ है, और ये अक्सर जो लोग गाँवों में आम रहते हैं उन्होंने इस चीज़ को बहुत ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो जोहड़ तालाब और जो इस किस्म के छप्पर टाइप चीज़ें होती हैं उसमें जो पास पास पौधे लगे हुए होते हैं जो कि ज़मीन के बहुत करीब होते हैं, ये बाकायदा रुई की तरह चिमटे हुए जो है ना ये पाला उसके ऊपर नज़र आता है इन विंटर सीज़न। अब इसमें अगेन यही फिनोमेना है कि ज़मीन जो है वो सर्दियों में रात लंबी होने की वजह से जल्दी ठंडी हो गई है, और उसके करीब की हवा ठंडी होने की वजह से उसमें प्रेसिपिटेशन प्रोसेस हुआ है, फिर कॉन्डेंसेशन हुई है, कॉन्डेंसेशन के बाद उसमें प्रेसिपिटेशन हुई है, और प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ द स्नो फ्लेक्स हुई है। तो वो बड़ी बुरबुरी सी बर्फ़ होती है, हाथ लगाने से झड़ जाती है उन पत्तों वगैरह के ऊपर से। तो दिस इज़ दी फ्रॉस्ट। हेल, हेल जो है ये बर्फ़ के बड़े बड़े गोले होते हैं। इनका साइज़ आमतौर पर 5 से 40 मिलीमीटर तक जो है वो हो सकता है, और ये आमतौर पर जो है वो मिडल एल्टीट्यूड एरियाज़ में या जो हाईलैंड एरियाज़ हैं वहाँ पर ये आपको फिनोमेना नज़र आता है। ये हमारे इन इलाकों में हेल बहुत कम शाज़ो नाज़र ही होते हैं, बहुत कम जो है वो इसको हम आम ज़ुबान में ज़ालाबारी भी जो है वो कहते हैं और हेल भी कहते हैं। इसके बाद आते थे ड्रिज़ल। ड्रिज़ल हम कहते हैं बूंदाबांदी को, जिसको फुहार भी कहते हैं, या आम घरों में जैसे कहते हैं कनिया पड़ना। ठीक है, ये होती है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो बूंदाबांदी होती है इसमें और बारिश में ये फ़र्क होता है कि बारिश का जो कतरा है उसमें साइज़ बड़ा होता है, जबकि बूंदाबांदी या फुहार या ड्रिज़ल में बारिश के कतरे का साइज़ बहुत छोटा हो जाता है। आमतौर पर ये 0.2 मिलीमीटर से भी कम होता है। तो इसमें ये बहुत यानी एक तो क्लाउड्स का साइज़ छोटा होता है, एक बहुत छोटे लेवल पर प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन हुआ होता है,
और उसमें बनने वाले जो क्लाउड्स जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है। वो कहीं से गुज़रते हैं और थोड़ी सी हवा के बुलंद होने की वजह से उसमें कंडेंसेशन प्रोसेस हुआ, प्रेसिपिटेशन हुई, थोड़ी सी बूंदाबांदी हुई, वो बादल गए और पीछे से फिर सूरज निकल आया। तो ये बहुत जो प्रोसेस इसमें होता है वो जो पीछे मैंने आपको दो बताए हैं ना, कोलियंसिस प्रोसेस और आइस क्रिस्टल प्रोसेस, ये बूंदाबांदी होती ही कोलियंसिस प्रोसेस की वजह से है कि जिसमें मिलियंस ऑफ दी वाटर वेपर्स मिलकर एक वाटर ड्रॉप्स बनाते हैं। लेकिन इसमें क्योंकि मिलियंस ऑफ वाटर वेपर्स नहीं होते, वाटर वेपर्स बहुत कम होते हैं, ये हवा इतनी सेचुरेट नहीं हुई हुई होती, इसमें वाटर वेपर्स कम होते हैं, जिसकी वजह से इससे बनने वाला रेन ड्रॉप जो है वो साइज़ में छोटा होता है, जिसको हम बारिश की बजाय बूंदाबांदी या फुहार कहते हैं। अच्छा, ये मैंने सारी आपके साथ डिस्कस कर ली हैं नए फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन। तो इनको जो है वो ध्यान से अपनी बुक से पढ़िएगा। कोई समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताऊंगी वो रेन का हम पढ़ेंगे, रेन को हम डिटेल से पढ़ेंगे। बाकी इन सारे बाकी जो फॉर्म्स ऑफ द प्रेसिपिटेशन थी इनको इतना ही पढ़ना था जितना मैंने आपको बता दिया, बल्कि मैंने आपको ज़्यादा ही तफसील से बताया है, बुक में इतनी डिटेल से कोई नहीं है। तो आप मेरे लेक्चर को और बुक को मिला के जो है वो इस टॉपिक को तैयार कर लें। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।